हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो हमारे जो लेक्चर सीरीज़ है उसकी आज पांचवी लेक्चर है। ठीक है, पांचवी वीडियो है। पिछले लेक्चर में हमने बस क्वेश्चंस किए थे और हमने आप अभी तक जो भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ था हमने देख लिया था, जो भी मेटल वेव्स के जितने भी थे। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मतलब रेडिएशन का जो हमारा ड्वेल नेचर है उस पर आ गया। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे फेमस टॉपिक भी है इस चैप्टर का। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और आज क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपका फोटो करंट जो है वो भी इस पे पढ़ाना होता है और जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उस पे बनते हैं। तो कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस पे हम लोग मतलब क्वेश्चंस एक बार में वो दो टॉपिक पढ़ा के एक बार में इससे मतलब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता क्या है। अभी तक हमने 3 लेक्चर और 1 लेक्चर जो क्वेश्चंस पे और चारों लेक्चर में हमने ये देखा कि हमने मैटर का जो वेव नेचर है उसके बारे में देखा। ठीक है, मैटर का जेन्युइनली पार्टिकल नेचर होता है, उसके वेव नेचर के ऊपर देखा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सब कुछ देखा। अभी हम लोग रेडिएशन पे आ गए कि रेडिएशन का जो पार्टिकल नेचर है उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, उसका कैसे डिस्कवरी हुआ, कैसे प्रूव होता है उसको, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है। पकड़ लीजिए कोई भी मेटल सरफेस है, ठीक है, इस पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ भी बताने से पहले मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ये बताना चाहता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है ये किस में है, एक किसी ना किसी एटॉम में है। ठीक है, उस एटॉम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में सब कुछ अच्छे से पता चलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एटॉम में होता है, ठीक है, लेकिन इसके आसपास दूसरे एटॉम्स भी होते हैं जिनका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे बस इसी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं होता, आसपास के एटॉम्स के न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन होता है। इसीलिए ये जो अंदर के होते हैं ना, ये सारे बॉन्डेड स्टेज में रहते हैं। मतलब इस एटॉम से भी अट्रैक्शन आ रहा है, इस एटॉम से भी अट्रैक्शन आ रहा है, इस साइड और होगा तो इस एटॉम से भी अट्रैक्शन आएगा, ये सारे में, ये नीचे वाले। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एकदम सरफेस में होते हैं। ठीक है, सरफेस में होते हैं। मैं इस जगह को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो इस सरफेस में होते हैं। ठीक है, तो इस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जो नीचे वाले एटॉम्स है उसी से बस अट्रैक्शन होता है, लेकिन ऊपर से कोई अट्रैक्शन होता नहीं है। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम पकड़े तो सबसे ऊपर वाले लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन पे अट्रैक्शन सबसे कम होता है, इसीलिए वो ज्यादा उछल कूद करते हैं, मतलब वो फ्री रहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी चीज की, मतलब बॉन्डेड स्टेज में क्या होता है, वो ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, इधर उधर मूव नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते। लेकिन जो एकदम ऊपर वाले सतह पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उन पे अट्रैक्शन बाकी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कम होता है, इसीलिए वो फ्री रहता है और उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पूरा ही रब कर दिया, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट। ठीक है, इधर पे हमें क्या पता है कि लाइट फोटोन होता है, फोटोन से बना होता है। तो इन सेंस फोटोन्स जब गिरता है, ठीक है, ये मैंने एक को रे की तरफ से दिखाया और एक को फोटोन्स बना के दिखाया कि ये असल में क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स है फोटोन्स के जो एक एक करके गिर रहा है। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुइटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हर वेवलेंथ का नहीं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या सुइटेबल वेवलेंथ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, कोई भी मेटल सरफेस पे जब वो गिरता है, इलेक्ट्रॉन्स माइट गेट इजेक्टेड फ्रॉम इट, उधर से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है। मतलब मान लीजिए एक मेटल सरफेस है, इधर पे आपने लाइट गिराया, ठीक है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अभी इस पे बहुत सारा कंडीशन है, जैसे कि अभी कोई भी लाइट किसी भी सतह पर गिरेगी और इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो जाए तब तो कयामत आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कंडीशंस क्या है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात तो सुइटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, आपको जानना होगा कि वर्क फंक्शन क्या है। ठीक है,
वर्क फंक्शन, इसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है फाई, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फाई बोलते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। तो जो भी ये इंसिडेंट होगा ना, जो भी इंसिडेंट फोटोन होगा उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होनी पड़ेगी, ठीक है। उस पर्टिकुलर एनर्जी के ऊपर, मतलब वो पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी बोल सकता है, मिनिमम एनर्जी, उससे कम एनर्जी की अगर वो होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को उधर से निकाल नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, आपको कुछ चीज़ खरीदना हो, वैसे ये लाइट है, ये दुकान है, ठीक है, इस पे आया है, इसको कुछ चीज़ खरीदना है, तो इसके पास क्या होगा, मिनिमम एक पैसा होना पड़ेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के दाम मान लीजिए 20 रुपए, ठीक है, तो उसका 20 रुपए होना पड़ेगा ना। अब इसके पास अगर 100 रुपए तब भी खरीद सकता है, मतलब ज्यादा एनर्जी है तब भी वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है। और लेकिन अगर उसके पास 19 रुपीज है, ठीक है, 20 रुपए से जस्ट कम, लेकिन वो नहीं खरीद सकता ना, दुकानदार नहीं देगा उसको, तो वो मिनिमम एनर्जी होने पर उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। और ये मिनिमम एनर्जी वो डिपेंड करता है हर मेटल पे, लाइक कॉपर का कुछ अलग होगा, सिलिकॉन का अलग होगा, मतलब अलग अलग मेटल का अलग अलग होता है वर्क फंक्शन। वो पर्टिकुलरली वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट करके निकाला जा चुका है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब डिपेंड करते हैं, कोई भी साइज का मेटल हो, किसी भी साइज का मेटल हो, लेकिन उसका वर्क फंक्शन जो है वो मेटल के क्वालिटी, मतलब कौन सा मेटल है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, साइज शेप उस किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो समझ आ गई वर्क फंक्शन। अभी जो भी इंसिडेंट आपका लाइट होगा इस पे गिरा, ठीक है, इस पे गिरने के बाद इसके पास मान लीजिए कुछ भी एनर्जी हो, वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी पड़ेगी। ज्यादा होने से इधर का जो सरफेस की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कौन सी इलेक्ट्रॉन्स निकलती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाया, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है जो एकदम ऊपर के सतह पर होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, निकल सकती है, ठीक है, निकल सकती है। अभी अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रही है तो वो तो मूव करेगी ना, ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन्स निकल के ऐसे इधर पे खत्म हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे तो किसी एक स्पीड से निकलेगी। और हमें पता है कोई भी चीज की अगर कुछ स्पीड हो, अगर वो मूव कर रही है तो उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो स्टैटिक स्टेट में जो किसी भी चीज की अगर कुछ एनर्जी हो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे इसके ऊपर हमने कुछ एक रख दिया, ठीक है, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब इसको अगर हम थोड़ा हिलाएंगे तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो चीज मूव करती है उस पे काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रही है तो उस पे काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक इक्वेशन दिया है जिससे हम ये जो लाइट गिरने पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगी इसकी हम लोग काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है ये हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है, इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो इंसिडेंट जो लाइट हमें इधर पे गिर रही है उसकी एनर्जी क्या है, उसके एक एक फोटॉन्स की एनर्जी क्या है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, जैसे कि जो भी लाइट गिर रही है उसकी हमें दो चीजें दी हुई होगी क्वेश्चंस में, ठीक है, या तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होगी या तो हमें उसकी लैम्डा दी गई होगी, ठीक है। किसी किसी केस में क्या करते हैं वो लोग डायरेक्टली, अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा, ठीक है, मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी पे लाइट की मतलब क्या क्या, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसका एक नाम होता है, ठीक है। जैसे रेडियो वेव हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, तब आपने सुना होगा ना। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, जैसे कि इतना से इतना रेंज के फ्रीक्वेंसी के अंदर ये अल्ट्रावायलेट रे होता है, ऐसा करके, ठीक है। उसमें से एक होता है विजिबल रीजन, ठीक है। तो ये मैं अच्छे से ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला अच्छे से पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, या तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा, वो सब क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो वो विजिबल रीजन में पर्टिकुलर वेवलेंथ पे पर्टिकुलर कलर होती है। जो हमने लाइट की कलर देख रहे हैं ना, मतलब लाइट की कलर, जैसे रेड कलर की लाइट हो गई, ब्लू कलर की लाइट हो गई, उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, इसीलिए उनका कलर वो होता है। तो हमें क्या करते हैं, क्वेश्चंस में डायरेक्टली बोल देते कि येलो लाइट इज फॉलन ऑन द सरफेस, ठीक है। तो आपको पहले से पता होना पड़ेगा कि येलो लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। या फिर कभी कभी क्वेश्चंस के लास्ट में भी वो लोग दे देते हैं, ठीक है, येलो लाइट का वेवलेंथ। तो हमें सबसे वर्क फंक्शन पे आते हैं, हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन दी हुई होगी, फ्रीक्वेंसी या तो लैम्डा, कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी दी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या होता है, सिंपली प्लैंक्स कांस्टेंट H/F, हमें एनर्जी मिल गई। अभी आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया है कि काइनेटिक एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, ठीक है, इधर मैं मैक्स लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है वो कितनी हो सकती है, HF मतलब हमारी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी, ठीक है, HF माइनस वर्क फंक्शन। मतलब आपने मान लीजिए आपने 100 रुपये जाके दुकान में गए, एक इलेक्ट्रॉन्स खरीदना था आपको, ठीक है। तो आपने गया, आपने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, आपने 20 रुपये दे इलेक्ट्रॉन ले लिया आपने, तो आपके पास कितनी बची, 80 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल रहे हो, 80 लेकर निकल रहे हो ना। तो
जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालनी होगी तो हमें पता होना पड़ेगा पहले कितना था, ये जो लाइट गिर रहा है उसका पहले कितना था, माइनस इसने कितना खर्च किया, वर्क फंक्शन जितना होता है उतने खर्च करेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू HF माइनस I। अभी दो नहीं तीन बातें हम लोग देखेंगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। सबसे पहला बात, जो ये फोटॉन्स होता है ना, एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि उस फोटोन के पास मान लीजिए 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है और उस मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो फोटोन गया और वो कितने निकाल सकता है, 4 निकाल सकता है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल गया, ऐसा नहीं। वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और जो बाकी का 60 वोल्ट जो उसका रहेगा वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की मतलब काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसको दे देगा, ठीक है। तो एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए, कैन स्ट्राइक आउट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट। अभी इधर पर मैंने मैक्स क्यों लिखा, ठीक है, ये जो मैक्स जो मैंने लिखा है ना, एक काम करता हूँ, इसको मैं अच्छा कोई बात नहीं, ये जो मैक्स मैंने लिखा है ना, मतलब ये जो गिरेगा, ठीक है, मान लीजिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है और इस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अभी ये जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगी, क्या हर एक इलेक्ट्रॉन्स के पास मतलब 6 में सभी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना गिरा, 6 माइनस कितना 5 है, वर्क फंक्शन इसका 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सबके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने पड़ेंगे क्या, ऐसा नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इसलिए मैंने इधर मैक्स लिखा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगी ना, ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते वक्त एक दूसरे से टकरा भी सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया था वो लॉस हो सकता है, ठीक है। तो जो रेंज होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, वो 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स ना ही निकले, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100 फोटॉन्स आके इधर पे गिरे तो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स मतलब सारे एनर्जी उसने वेस्ट कर दिए और उसका जो बचा है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो गया, इसलिए वो निकल ही नहीं पाया बेचारा, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और सबसे मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी हो पाएगी, वो हो पाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक उसका रेंज होता है जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, ठीक है। इसलिए इधर मैक्स का जो फॉर्मूला है ना, सबसे ज्यादा कितने हो सकता है ये बताता है, ठीक है। तो यही था दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से लिख लीजिए कि द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड will have a kinetic energy range from 0 to KE max, ठीक है। जो तीसरी जो बात है वो ये है कि अभी इस एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव होता है कि लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर ही होना पड़ेगा, मतलब ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया था कैसे प्रूव हुआ, ठीक है। जब हमने ये फेनोमेनन देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो कि जिसके कारण आइंस्टाइन सर को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, 1900 के आसपास। तो जब उन्होंने ये फेनोमेनन देखा तो हमने ये जाना कि ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन को उसके वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी मिल जाती है, जब तक किसी भी मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को उसके वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी मिल जाती है वो निकल जाता है, ठीक है, और वो लाइट के मीडियम में या फिर फोटोन्स के मीडियम पे उसको मिल सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर ना होकर वेव नेचर का है। तो वेव नेचर हमें क्या पता है, वेव नेचर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। पार्टिकल नेचर क्या होता है, एक पार्टिकल फिर दूसरा पार्टिकल फिर तीसरा पार्टिकल ऐसा करके टुकड़ा टुकड़ा होके जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसकी कुछ एक एनर्जी होगी जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उससे h/f करने से हमें इसकी एनर्जी मिल जाएगी। तो मान लीजिए इस लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमें एक मेटल सरफेस है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है। तो इस पे ये गिर रहा है, ठीक है, तो गिर रहा है कंटिन्यूअसली, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल रही है। तो विद टाइम, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये तो एनर्जी एक्यूमुलेट करेगा ना, जैसे कि वेव गिर रहा है, ठीक है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया,
ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेने के बाद ये बंद कर देगा, कंटिन्यूअसली वेव गिर रहा है तो वही इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है कि लेता रहे, तो एक टाइम पे जाके वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, फिर तो ये निकल जाएगा, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम तो ऐसा फेनोमेना नहीं देख रहे हैं, नहीं तो फिर हर चीज से इलेक्ट्रॉन्स निकलता, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं, इसीलिए तब ये जाके प्रूव हुआ कि लाइट को पार्टिकल, मतलब इस केस में पार्टिकल ही होना पड़ेगा। ठीक है, पार्टिकल ही होना पड़ेगा, ताकि एक फोटोन आके इससे स्ट्राइक किया, अगर इसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर ये पैकेट शेप में है, ये वेव ना होके पैकेट्स है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे टकराया, एनर्जी नहीं मिली इसको। ठीक है, और ये टकरा के ये नष्ट हो गया, ये कोई बात नहीं, मतलब वो दोनों टकरा के कोई वेस्ट हो गया। फिर दूसरा आया, दूसरे की भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये ऐसा करते एक एक करके टकरा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक आया जिस पे सफिशिएंट एनर्जी इसको ले गए, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए लाइट को हम लोग पार्टिकल नेचर इधर में प्रूव होता। अभी इधर में तो उन लोगों को लगा था कि लाइट पार्टिकल नेचर ही है, वेव नेचर नहीं है, बट हमें ऑप्टिक्स से, जो कि आप लोग पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स से हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिखते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन दिखते हैं, रिफ्लेक्शन दिखते हैं, बहुत कुछ दिखता है, जिससे ये भी प्रूव होता है कि लाइट वेव नेचर का है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि लाइट के 2 नेचर शो होते हैं, सिमिलरली पार्टिकल्स के भी, मैटर के भी 2 नेचर शो होते हैं। ठीक है, तब तक आप ये सब लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैंने PEE लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस। तो जो लाइट रेडिएशन जो सरफेस पे गिरेगी उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब मिनिमम उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी ना, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, जिसके कारण उस सरफेस पे गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकले, उसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़, और ये इसको मिनिमम क्यों बोला गया, मैक्सिमम क्यों नहीं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन की फॉर्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू HF - 5, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है। ठीक है, अभी इधर पे जो HF है ये क्या बताता है, जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी, जो भी फोटोन है उसकी एनर्जी, उसको क्या होना पड़ेगा। मान लीजिए इधर बस एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन की बात बोली जा रही है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फाई अमाउंट, मतलब वर्क फंक्शन फाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और एक फोटोन की एनर्जी हमें कितनी दी गई है, जो कि गिरेगी HF। ठीक है, तो इसको ऑब्वियसली इसके बराबर या फिर इससे ज्यादा होना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। यही हमारी जो डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक यही है। तो इसको या तो इससे बराबर होना पड़ेगा या फिर इससे बड़ा होना पड़ेगा, इसलिए हमने निकाला HF जो है ना, ये E एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, ये हमने HF को इधर पे E मिनिमम के तौर पे लिखा है। एनर्जी मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मतलब वर्क फंक्शन के बराबर या फिर वर्क फंक्शन से बड़ा होना पड़ेगा। तो एनर्जी मिनिमम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, HF। ठीक है, HF को मैंने इधर पे F0 के तौर पे लिखा, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। आप सिंपल F भी लिख सकते हैं, लास्ट में इसको जब निकल जाएगा तब इसको F0 या फिर मैं इधर पे पहले सिंपल ही लिखता हूँ HF। ठीक है, HF मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो F जो होगा कितनी होनी चाहिए, F ग्रेटर देन इक्वल टू 5/h। मैंने h को इस तरफ लेके गया, मतलब F अगर मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अगर 5/h से बड़ी या फिर 5/h के बराबर होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी। ठीक है, और इसी F को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके कारण इधर पे मैंने F0 लिखा है, F0। ठीक है, और सबसे मिनिमम जो होती है किसी भी चीज में ग्रेटर देन इक्वल टू रहती है, तो सबसे मिनिमम कितना लेते हैं हम लोग, इक्वल टू ले लेते हैं, मतलब 5/h होनी पड़ेगी या फिर इससे ज्यादा होनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग मिनिमम निकाल रहे हैं, इसीलिए क्या लिखा मैंने, F0 इक्वल टू 5/h। ठीक है, अब जब हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालेंगे, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, आगे वेवलेंथ निकालेंगे, तब आप देखेंगे कि ये मिनिमम की जगह मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी एनर्जी उतनी कम होगी। E equal to H into F, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए हमने मिनिमम, मतलब सबसे कम क्या हो सकता है, सबसे कम क्या हो सकता है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5/h, वर्क फंक्शन बाय h। ठीक है, तो अभी इस चीज को जब हम लोग आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में बिठा दे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है, इसको Kmax लिखा मैंने, Kmax भी लिख सकते हो, Kmax
इक्वल टू एच एफ जो कि एनर्जी, ये तो हमें पता है, एच एफ माइनस 5 को हमने क्या, सॉरी ठीक है। अभी देखो एफ नॉट इक्वल टू 5/h आ गया, तो अभी 5 इक्वल टू क्या होगा, वर्क फंक्शन इक्वल टू h इंटू एफ, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट गिव्स द वर्क फंक्शन। मतलब वर्क फंक्शन की जगह इक्वेशन पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इंटू एफ नॉट, जैसे कि इधर में मैंने लिखा। और एच एफ क्या है, नॉर्मली जो इंसिडेंट रेडिएशन होगी एफ, उसकी एनर्जी है h इंटू एफ, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो इंसिडेंट, ये इक्वेशन कैसा हो गया अभी, इक्वल टू एच एफ माइनस h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस पे ग्राफ भी बन सकता है, ऑब्वियसली इसको देखिए, ये हो गया अपना y इक्वल टू h हो गया अपना m, f हो गया अपना x, जो कि वेरिएबल है, मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन उसकी कोई भी वेवलेंथ हो सकती है। इधर पे एफ नॉट मतलब क्या, एफ नॉट मतलब मिनिमम वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, जो कि हमने अभी निकाला, जिसको देख के हम बोलेंगे, किसी भी लाइट को देख के हम कैसे बोल सकते हैं कि तुमसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा कि नहीं, इसको देखेंगे कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी पड़ेगी इसकी। तो एच एफ माइनस एच इंटू एफ, तो एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इधर पे सी क्या है, सी इक्वल टू माइनस एच इंटू एफ नॉट, ये तो मैथ्स का चीजें हो गई, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो आप देखिए ग्राफ से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है, ग्राफ से एक दो सवाल तो आती है, ठीक है। ये हो गया अपना y एक्सिस पे हमने लिया काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और x एक्सिस पे हमने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। जैसे कि हमें इधर पे y हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्स, x क्या हो गया f फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव है, मतलब ये माइनस c जो है अपना नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव y एक्सिस पे जाके कट करेगा, और जहां पे कट करेगा वो क्या होगा अपना, ठीक है, फाई इक्वल टू एच इंटू एफ नॉट। ये मैथ्स के ग्राफ प्लॉट करने की चीज है, ये आप एकदम इजी सवाल है, ठीक है। इस ग्राफ का जो स्लोप है, ये ग्राफ देखिए एक्सिस को कट कर रहा है एफ नॉट पे, ये जो एफ नॉट है ये क्या है, यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो हमने निकाला अभी। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जाके मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन है, इस पे एनर्जी जो है वो जीरो है, फ्रीक्वेंसी जो है जीरो है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, अभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। जब ये एफ नॉट पे जाएगा तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इससे पहले क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पे आ रहा है, ये माइनस है ना, इस तरफ तो नेगेटिव है, एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, नेगेटिव पे आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, मतलब क्या, कोई भी चीज उल्टी डायरेक्शन में मतलब मूव नहीं कर रही है ना, ऑब्वियसली, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। जैसे ही एफ नॉट को क्रॉस करेगा तब देखिए काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में चलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये निकल रहा है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो ये ग्राफ नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देख लिया, अभी हम लोग देखते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो सिमिलर है, मतलब बस इसमें एक चीज है कि मिनिमम की जगह मैक्सिमम हो जाता है, क्यों होता है हम देखेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक्स प्लेस, मतलब कोई भी लाइट होगी, ठीक है, उसकी मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके। अभी मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, hc/λ होता है, ठीक है। लैम्डा जितना कम एनर्जी उतनी ज्यादा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में क्या, केस में क्या होता है, h इंटू एफ होता है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा, इसीलिए फ्रीक्वेंसी के केस में हम लोग मिनिमम लेते हैं, लेकिन वेवलेंथ के केस में हम लोग क्या लेंगे, मैक्सिमम। मतलब लैम्डा एक कितनी मैक्सिमम लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए जिसके ऊपर अगर लैम्डा की वैल्यू गई तो एनर्जी उससे कम होगी, तो उससे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या नॉर्मली पहले की तरह लेते हैं, एनर्जी मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो एनर्जी मिनिमम को क्या लिखते हैं, एच एफ ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या हो गया, सॉरी ये हमें रफ करना, ठीक है। एनर्जी मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। फिर क्या हो गया इधर पे hc/λ, एनर्जी मिनिमम को लैम्डा के फॉर्मेट पे कैसे लिखते हैं, hc/λ, c/λ क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए hc/λ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। अभी क्या किया हमने, इनइक्वालिटी लगाई, आपने अगर मैथ्स पढ़ा होगा तो इनइक्वालिटी आपको पता होगा, ठीक है। इनइक्वालिटी लगाई, क्या हुआ, लैम्डा को आपने इस तरफ लेके गए और 5 को हमने इस तरफ लाया, ठीक है। लैम्डा को इस तरफ लेके गए, 5 को इस तरफ लाया हमने, तो क्या होगी, hc/5 ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा, बस ये समझ लिए इक्वल टू साइन है, ठीक है। और इसको आप जैसे भी सॉल्व करते हैं वैसे कीजिए, लैम्डा को इस तरफ लेके गए, 5 को इस तरफ लाया, तो क्या हुआ, hc/5 ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा, ठीक से फॉलो करिए, ठीक है। hc/5 ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा। फिर हमने क्या किया, इस लैम्डा को, इसको बस उल्ट पलट के लिखा, ठीक है, कुछ नहीं किया, ये इस तरफ था लेफ्ट हैंड साइड में, लैम्डा राइट हैंड साइड में था, तो हमने लैम्डा को
लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, इसको राइट हैंड साइड में था, ठीक है, बैलेंस ही है ना दोनों दो साइड, तो लैम्डा नॉट लेस देन इक्वल टू hc/5, ठीक है, मतलब जो वेवलेंथ होगी, अभी ये नॉट हो गई, मतलब हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लिया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होगी उसकी वैल्यू इससे छोटी या फिर इसके बराबर होनी पड़ेगी अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है तो, ठीक है। तो इसको हमने क्या पकड़ा, हमें मैक्सिमम निकालना था, हमने इक्वल टू लिया, लैम्डा नॉट मस्ट बी इक्वल टू hc/5, ठीक है। इससे 5 की वैल्यू भी हमें निकल जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के फॉर्मेट में, ठीक है। 5 की वैल्यू क्या होगी, hc/लैम्डा नॉट, ठीक है। तो अभी ये 5 की वैल्यू ये है, तो इसी चीज को हम लोग पहले की तरह क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में बिठाएंगे। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी मिनिमम माइनस, ठीक है, हमें मिनिमम एनर्जी निकालनी है, एनर्जी मिनिमम माइनस 5, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी मिनिमम क्या होती है, hc/लैम्डा जो भी हो माइनस hc/5 की वैल्यू हमने इधर से निकाली हुई है, ठीक है। hc/लैम्डा नॉट हमने रख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमने क्या किया, इसको ग्राफ बनाना है ना हमें, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा इसको। तो y हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, m हो गई आपकी h इंटू c, ठीक है, और x क्या हो गई आपकी 1/लैम्डा, इधर पे x क्या है 1/लैम्डा, और माइनस hc/लैम्डा नॉट क्या हो गई आपकी c हो गई, ठीक है। इसी चीज को हम लोग जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे, पहले की तरह सेम ग्राफ आती है, बस वैल्यूज अलग है। जैसे कि हमने x एक्सिस में क्या लिया 1/लैम्डा लिया, y एक्सिस में सेम काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/लैम्डा की ग्राफ है, ठीक है। तो क्या होती है, ये नेगेटिव ऑब्वियसली माइनस पे है आपका जो भी c है, तो ये नेगेटिव y एक्सिस पे आपका कट करेगी, तो उस उधर पे कितने पे कट करेगी, 5 की वैल्यू hc/लैम्डा नॉट पे। अभी ये नेगेटिव साइन इधर पे होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग इधर पे नहीं लिख रहे क्योंकि मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कि कितने पे कट कर रही है, ठीक है, hc/लैम्डा नॉट जो कि 5 होता है, ठीक है। तो जब तक 1/लैम्डा की वैल्यू, इधर f नॉट नहीं होगा, इधर 1/लैम्डा नॉट होगा, ये पहले ग्राफ से रह गया था, ठीक है, 1/लैम्डा नॉट से कम है, कम है, कम है, जब इधर पहुंच गया तो तब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएगा। और सिमिलरली इसका जो स्लोप है, पहले वाले में मैं स्लोप बताना भूल गया था, पहले वाले में स्लोप क्या होगा आपका h होगा, देख लीजिएगा, ठीक है, उधर पे मैंने h लिखा भी था, और आप कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c था, तो m क्या होता है, इधर पे स्लोप होता है, तो आपको h मिलेगा। इधर पे स्लोप क्या है hc, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें जो है नोट कर लीजिए, ये सब बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो 1/लैम्डा नॉट आपका स्लोप क्या है hc, ठीक है, और ये बढ़ता जाएगा सिमिलरली, ठीक है। यही है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे, और कुछ नहीं है, जो कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ जो होगी जिसके कारण फोटो मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ या फिर उससे कम होगा तो तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्योंकि हमने इधर पे देखिए 1/लैम्डा नॉट को नीचे रखा है ना, मतलब लैम्डा नॉट अगर ज्यादा इंक्रीज होगा तो ये 1/लैम्डा नॉट क्या होगा, देखिए लैम्डा की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो 1/लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए नीचे, ठीक है। जैसे कि 1/2 है, ठीक है, और 1/4 है, ये 2 से 4 हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ये हाफ है 0.5, और ये क्या है 0.25, ये तो डिक्रीज हुआ ना ओवरऑल वैल्यू, ठीक है। इसीलिए 1/लैम्डा नॉट की वैल्यू जो है, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो 1/लैम्डा नॉट की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसीलिए देखिए ये जितना इधर जा रहा है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज, ओवरऑल लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए 1/लैम्डा नॉट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो आपने देख लिया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे फोटो करंट क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है। जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चंस हम लोग फोटो करंट और, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखने के बाद ही हम लोग करेंगे, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल घुसा ही देता है उसमें, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रम भी देख लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और ये अगली लेक्चर आप देखते रहिए। और अगर आप आज के लेक्चर तक पूरे देख चुके हैं तो थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, दूसरों को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, थैंक यू।